नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। आज की कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के डायरेक्टर श्री मनोज कुमार पंत जुड़ रहे हैं। उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं बहुत सारे अहम ऐसे मसलों पर जो उत्तराखंड के लिए मायने रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर क्लाइमेट चेंज की चुनौती महसूस की जा रही है और तेजी से टेक्नोलॉजी भी हम देख रहे हैं कि आज के दौर में बदल रही है। उससे आपके काम पर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के काम पर कितना असर पड़ा है? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और आपने शुरुआत ही क्लाइमेट चेंज से करी और नो डाउट कि इसका इम्पैक्ट प्लानिंग पे तो बहुत ज़्यादा पड़ ही रहा है और पड़ेगा भी। भविष्य की जो प्लानिंग होगी उसको हमें क्लाइमेट को जो है वो सेंटर में रख करके बात करनी पड़ेगी। अभी भी हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो उसमें क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर प्लानिंग में अब जो अभी तक एक प्रकार से मेन स्ट्रीमिंग नहीं था जी, उसको मेन स्ट्रीमिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कई सरकार की ऐसी योजनाएं हैं। जैसे अगर आप कृषि में देखें तो नेचुरल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, हम लोग मैन्योरिंग की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं ये क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग का ही पार्ट है। तो ये वाक़ई अभी तक हम जो जनरल बातें करते थे प्लानिंग में, वो हम सड़क बनानी है, पुल बनाना है, पानी की योजना लेके आनी है, जनरल बातें हम करते थे। जी, लेकिन आज हमें थोड़ा प्लानिंग में डिफरेंट वे से बात करनी है। सड़क तो बनानी है, परंतु उसको ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सड़क को बनाना है। अगर हमें पानी की व्यवस्थाएँ करनी है तो हमको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से उस योजना को, जिससे कि जो हमारा डिज़ास्टर प्रोन एरिया है, जिससे क्लाइमेट रेजिलियंस हम कैसे उसको करें, उस के अनुसार उस प्लानिंग को बनाना होगा। तो ये शुरुआत हो गई है, लेकिन जी, हाँ, नो डाउट कि प्लानिंग के लिए अभी चैलेंज है। जी। अगर हम पिछले 5 सालों के विकास यात्रा की बात करें तो आपकी नज़र में 3 बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? हाँ, अगर 5 साल की करें तो 3 क्या, मैं तो आपको 10 बता दूँ। अरे, हम 3 की बात हाँ, कर मैं लेते बता हैं। दूँ। लेकिन देखिए, जो 3 आप महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात कह रही हैं, नंबर 1 जो मुझे लगता है और जो जो आया दिख दिख भी रहा है, एक तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे वो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, आईटी कनेक्टिविटी हो और चाहे वो आपकी ये आपकी एयर कनेक्टिविटी। अगर हम हिल की बात करें, हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो सरकार की उड़ान स्कीम है, आरसीएस स्कीम है, उसके माध्यम से हम हर ज़िले में हम कनेक्ट हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीपैड बन गए हैं, जगह-जगह हेलीपोर्ट बन गए हैं हमारे। तो उससे एक बहुत बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली। मतलब हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि मुनस्यारी आप यहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाएँगे। इतना दूरस्थ इलाका है, जहाँ 2 दिन लग जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि, तो कनेक्टिविटी में बहुत ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। दूसरा हुआ है स्वरोज़गार और रोज़गार। वो एक बड़ी उपलब्धि रही है। स्वरोज़गार को अगर आप देखेंगे, उसका डेटा अगर आप देखेंगे, तो इधर ही 4 साल के अंदर लगभग, मैं अभी ये 7-8 का बताऊँगा आपको, 7-8 डिपार्टमेंट को हम रिव्यू कर रहे थे। 1,97,000, 2 लाख के करीब लोग डायरेक्टली स्वरोज़गार से जुड़े हैं। हमारी कई ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना, बड़ी बेहतरीन स्कीम। 45,000 लोग पिछले 4 साल में इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, स्वरोज़गार की स्कीम है। जी, ऐसी पर्यटन की स्कीम है। तो ये जो करीब 2 लाख का मैंने आपको आंकड़ा बताया, ये एक प्रकार से 8 या 7 या 8 डिपार्टमेंट का है। पर्यटन है, उद्यान है, इंडस्ट्री है, डेयरी है, फिशरीज़ है। तो ये लगभग 2 लाख तो इसी का बता रहा हूँ। इसके जी, अलावा अगर हम अलग से देखते हैं, जैसे हम लोग एक ग्राम्य विकास की स्कीम है जिसमें लखपति दीदी कहते हैं, जो स्वरोज़गार से ही जुड़ी हुई है। 2.5 लाख तो वही हैं। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल स्वरोज़गार में और रोज़गार में अच्छी वृद्धि हम इसको कह सकते हैं। और तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण, जो कि मैं कहूँगा कि पहला होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। तो राज्य ने इन तीनों को बैलेंस करके जो एसडीजी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट गोल, गोल्स, उसे पूरे देश में वो फर्स्ट आया है, प्रथम आया है एसडीजीज में। एसडीजीज में। तो एक छोटा राज्य होने के बावजूद ये, इसका मतलब बैलेंसिंग देखिए आप, जी, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल तीनों को बैलेंस करके अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जी। तो जी। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है। उस दिशा में आपकी सरकार की क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है?
हाँ, बिल्कुल, जैसे विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे ही राज्य सरकार ने भी विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य रखा है 2047 तक का। बल्कि 2047 क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो उसमें 3 कदम आगे बढ़ कर के 3 साल और जोड़ दिया है, 1 कदम आगे बढ़ कर के। उसने कहा कि अभी हमने 25वीं वर्षगांठ मनाई है, तो उसने कहा हम जब 50वीं वर्षगांठ मनाएँगे 2050 में, तो हम तो 2050 को लेकर के चल रहे हैं। और केवल वहाँ तक का लॉन्ग टर्म ही नहीं रखा है, उसको भी हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बाँटा हुआ है। तो वो हम लोगों ने उसको अगर ओवरऑल देखेंगे तो 5 जो है 6 उसके डोमेन हमने दिए हैं। जैसे इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट हमारा एक पूरा डोमेन है, जिसमें हम पूरी की पूरी अगले 25 सालों में 5-5 साल में किस तरीके से उसमें आगे बढ़ेंगे, उस पे चर्चा की है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी बहुत बड़ी पावर है, आपको पता ही है। यहाँ पे नदियाँ हो गई, आपका फॉरेस्ट हो गया वगैरह, सोलर, हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, तो वो हमारा एक दूसरा डोमेन है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम पावर और सड़क वगैरह की बात करते हैं, ये हमारा तीसरा डोमेन है। चौथा डोमेन हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आप हेल्थ, एजुकेशन और इनकी सब बातें करते हैं। तो ये अभी एनएफएचएस का एक डेटा रिलीज हुआ है, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। तो ये हमारा चौथा रखा हुआ है। और फैमिली हेल्थ सर्वे, हाँ, जो फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट अभी कंपैरेटिवली अगर हम 5 से देखते हैं, तो उसके मुकाबले हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो 5वां हमने जो डोमेन रखा हुआ है वो रीजनल डिस्पैरिटीज़, ये एक बड़ा इश्यू आता है। तो वो उसको कैसे उस डिस्पैरिटीज़ को कम किया जाए, ख़त्म तो नहीं हो सकती डिस्पैरिटीज़। किस तरह की डिस्पैरिटीज पर आप ज्यादा काम कर रहे हैं? बेसिकली ज़्यादातर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। सोशल डिस्पैरिटीज़ में हमें दिक्कत नहीं है, सोशल में तो सब एवरीथिंग इज़ ओके, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ स्पेशली जो दूरस्थ के इलाके हैं, पहाड़ का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आ नहीं सकती, तो वो एक डिस्पैरिटी बनती है। तो उस डिस्पैरिटी को कैसे कम किया जाए, और तो वो एक डोमेन हमने उसका रखा हुआ। और एक अर्बन, क्योंकि अर्बन एक बड़ा मुद्दा है अगर आप देखेंगे, तो एक उसको किस तरीके से लिया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए जो है, इस नज़रिए से हम लोग भी पर्सपेक्टिव प्लानिंग पूरा का पूरा तैयार कर रहे हैं। जी, प्लानिंग के संदर्भ में मैं सेतु आयोग की भी चर्चा करना चाहूँगी। यहाँ पर लोकल ज़रूरतों के हिसाब से इस आयोग ने क्या काम किया है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेतु आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है, आपको पता ही है। जैसे नीति आयोग भारत सरकार में है, वैसे ही यहाँ पे राज्य सरकार ने स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु आयोग बनाया है, जिसमें हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स रहते हैं और गवर्नमेंट के लोग रहते हैं। तो सब मिल करके जो भी हमारे पास डेटा वगैरह आता है, जो जानकारियाँ होती हैं, जो सर्वे पे हमें चीज़ें मिलती हैं, एज़ इज़ क्या स्थिति है, उसके बेसिस पे हम प्लानिंग की बात करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा बिंदु आपने उठाया। लोकल लेवल पे प्लानिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सेतु आयोग ने कई नए इनिशिएटिव भी लिए हैं। कुछ पायलट्स, स्पेशली अगर हम देखेंगे, हमने कुछ सीएसआर जो कॉर्पोरेट हाउसेज़ हैं, उनके साथ मिलकर के कुछ पायलट करने की कोशिश की है कि विलेज लेवल पे प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो एक इंटीग्रेटेड विलेज मॉडल हमने बनाने की कोशिश करी है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी जिसे कहते हैं, जो विलेज लेवल पे किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, वहीं से प्लानिंग कैसे हो, उस पे काम किया है। उसके एक मॉडल प्लान बना रखे हैं, जो हमारा सेतु आयोग है, और उसी के साथ एक हमारा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस है। तो हमने उसमें वो मॉडल प्लान बनाए हैं कि लोकल लेवल पे कैसे हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो डेफ़िनेटली लोकल लेवल की ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और बताना चाहूँगा। हम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं या बी कीपिंग की बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वो हमने क्लस्टर बेस्ड बात करी है। मतलब लोकल लेवल में किस तरीके का पोटेंशियल है, कौन से क्लस्टर ऐसे डेवलप हो रहे हैं। तो हम हर जगह तो एक जैसी चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो लोकल लेवल की प्लानिंग जो है, उसी बेसिस पे जहाँ का जो पोटेंशियल है, उसी को आधार बना करके प्लानिंग की बात इसमें कही गई है। लोकल लेवल की जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो लोकल लेवल का फीडबैक कितना मैटर करता है आपकी पॉलिसी प्लानिंग में, कि लोगों से क्या राय मिल रही है, उसके आधार पर आप किस तरह से योजनाओं में परिवर्तन करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना तो बढ़ना भी नहीं चाहिए आगे। और अगर आप देखें तो 2 तरीके की बातें इसमें हैं। नंबर एक तो ये होता है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस, जिसे हम जनरली कहते हैं, जब हम कोई पॉलिसी फ्रेम करते हैं या प्लानिंग की बात करते हैं, तो जनरली राय मांगते हैं हम लोगों राय की। माँगते हैं। हम लोग जिलों में जाते हैं, जिलों में हमारी जैसे एसडीजीज़ में जो बात बता रहा हूँ, एसडीजीज़ में तो सब कुछ समाहित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सारे के सारे विभाग और सारी योजनाएँ समाहित होती हैं। तो जिले लेवल पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, और एक हम C3N मॉडल जनरली एक बात करते हैं। हम लोग C3N का मतलब 3 बार C देन N, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड नेटवर्किंग, एंड फॉर नेटवर्किंग। तो हमने जैसे आप इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, तो हम कैसे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें,
व्हेन वी टॉक अबाउट द नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मीन्स एनजीओज को लेके आओ, कॉर्पोरेट हाउसेज को लेके आओ, सिविल सोसाइटीज़ को लेके आओ। तो ये पूरा एक नेटवर्किंग पूरा सिस्टम, एकेडमिया को लेके आओ, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन काफ़ी रिसर्च करते हैं। तो ये एक्शन रिसर्च किस तरीके से हो, कैसे उसको यूज किया जाए, वो तमाम बातें इसके अंतर्गत आती हैं। तो लोकल लेवल का, और एक दूसरी बात जो है वो है डेटा को लेकर के, क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं तो लोकल लेवल से ही पूछा जाता है। जो सर्वे हम कहेंगे, किसी गांव में कोई एक हाउस होल्ड आएगा, उसके डिफरेंट तरीके के सर्वे, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर के हो, चाहे वो सोशल सेक्टर को लेकर के हो, अलग अलग सर्वे जो हम करते हैं, तो वहाँ पे भी उनसे जो बातें निकल के आती है उसको आधार बना करके प्लानिंग में लिया जाता है। एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल तो है ही, क्योंकि टेरेन इस तरह का है, हिमालयी राज्य है। दूसरी माइग्रेशन है कि युवा बहुत सारे इलाकों से बेहतर मौकों के लिए, रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो रिमोट इलाके हैं वहां पर पहुंचना मुश्किल है। तो इनका कितना असर पड़ता है, ये कितना मैटर करते हैं आपकी पॉलिसी प्लानिंग में, और कैसे आप इन्हें लेकर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं? बिल्कुल, बहुत सही। एक्चुअली आप जानती हैं, जैसे ज्योग्राफिकल आपने जो बात करी, टोपोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से देखें, तो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी तो होती है। कहने का मतलब है कि दूरस्थ इलाके में विकास जो है, जिस तरीके से हम चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस तरीके से कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, उसके हिसाब से कॉस्ट होती है। तो हम अपनी प्लानिंग में उन कॉस्ट को, उनके मानकों को ध्यान में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि बिना उसके कोई अगर स्कूल किसी प्लेन एरिया में बन रहा हो और एक दूरस्थ मुनस्यारी जैसे इलाके में बन रहा होगा, तो दोनों में अंतर है। तो वो जो कॉस्ट की जो जो डिफरेंस है, उसको ध्यान में रख करके हम वो इस तरीके के मानकों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ जो दूरस्थ इलाके हैं, या माइग्रेशन की जो आपने बात करी, माइग्रेशन नो डाउट कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन तो खतरनाक है, लेकिन जो अपनी भलाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए माइग्रेशन हो रहा है, दैट इज़ गुड। सभी लोग माइग्रेट करके आते हैं, मैं भी पर्वतीय क्षेत्र से यहाँ माइग्रेट कर रहा हूँ, और जगह माइग्रेट किए थे, सब लोग माइग्रेट करते हैं, परंतु डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ये अभी एक अच्छा, अगर युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके इलाकों में ही मिले, तो कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहेगा? बिल्कुल, केवल देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इतना बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए, मैं आपको, हमने एक सर्वे किया था आज से करीब 8-10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। वो सर्वे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट उतना बड़ा इश्यू नहीं है भाई, किसी को कुछ ना कुछ काम वहाँ मिला है, तो अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूर आते हैं, उससे अच्छा मिल जाए उसको देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू आता है एजुकेशन और हेल्थ। दो बड़े एक रीजन आते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र और हेल्थ का क्षेत्र जो है। तो शिक्षा में, क्योंकि आप जान ही रही हैं, सबसे ज़्यादा जो नो डाउट उत्तराखंड के अंदर काफ़ी शैक्षणिक संस्थान हमारे हैं। तो हिली एरिया में जो हम ज़्यादातर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, दूर दराज के विद्यालय हैं, तो लोग एस्पिरेशन होती है लोगों की। तो गांव का आदमी कस्बे में जाना चाहता है, कस्बे का आदमी उससे बड़े टाउन में जाना चाहता है, टाउन का आदमी फिर अपने जिला हेडक्वार्टर में जाना चाहता है, जिला हेडक्वार्टर वाला फिर वो कुछ और अच्छी जगह जाना चाहता है, वो राजधानी में आना चाहता है। तो इस तरीके से एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा रहता है कि माइग्रेशन का एक रीजन एजुकेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज़ अभी जो निकल के आई है, तो एक आंकड़ा मैं देख रहा था, 6000 से ज़्यादा लोग जो है अभी वो रिवर्स माइग्रेशन अभी लोगों का हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि सरकार की कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके अंतर्गत लोग वहाँ पे अपना रोजगार सृजन भी कर सकते हैं। और स्कूल्स भी, अब अगर आप देखेंगे तो कई कस्बों में और उसमें भी लोगों ने स्कूलों को स्कूल खोले बेहतर हैं। करने के लिए, क्योंकि एजुकेशनल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन पे कई बार देखा गया है कि डेवलपमेंट में एजुकेशन कहीं पीछे छूट जाता है दूसरे मानकों के। तो यहाँ उत्तराखंड में एजुकेशन की प्लानिंग के संदर्भ में क्या हो रहा है? हाँ, मैं वही आपको बात बता रहा था कि एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें जो बड़े अच्छे इंटरवेंशंस किए हैं। एक तो आपने देखा होगा, अभी हम लोग क्लस्टर बेस्ड क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे स्कूल्स कई जगह खुले हुए हैं, तो क्लस्टर में ही एक यूनिक स्कूल हो, जिसमें ज़्यादातर बच्चे उस पर्टिकुलर क्लस्टर में, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो, सारी सुविधाएं हो, इस तरीके का एक प्लान चल रहा है। उसमें एक तो क्लस्टर बेस्ड स्कूलिंग की जो बात की, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम कह रहे हैं, जैसे मुझे याद है 2395 या कुछ स्कूल शायद इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह हैं, तो करीब 1520 को हम लोग 536 या 533 क्लस्टर में कन्वर्ट करने का कर रहे हैं। तो दीज आर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। तो इस तरीके की जो क्योंकि योजना है, ज़रूरत एजुकेशन तो है, बट ज़रूरत क्वालिटी एजुकेशन की है। हाँ, तो जैसे ही आप क्लस्टर में जाएंगे ना, तो आप स्वाभाविक है कि एक जगह पे आपको सभी लोग मिल जाएंगे, ज़्यादा टीचर एक जगह पे मिल जाएंगे, अप्रोचेबल एरिया होगा, बच्चे को भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था से वो वहाँ पे आ जाएंगे।
तो एक स्कूल में जब सारी व्यवस्थाएं होंगी तो टीचर भी आपको उस तरीके से मिलेगा। टीचर्स की जो ट्रेनिंग हो रही है वो अलग से, चाहे वो आईआईटी दिल्ली में करा रहे हों और भी कई इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है, तो उससे क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके का प्लान ओवरऑल अगर एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे तो इस तरीके का प्लान अभी किया जा रहा है। अगर हम एनवायरनमेंट की नज़र से देखें तो ये इलाका सेंसिटिव है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जब आप प्लानिंग करते हैं तो क्या आपको सीख मिली है अभी तक के काम से कि हमें इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करना चाहिए जब हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते हैं उत्तराखंड जैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव राज्य में? जी। देखिए, अगर इस राज्य को हम देखें तो राज्य नो डाउट कि डिज़ास्टर प्रोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव राज्य है, और परंतु स्ट्रैटेजिक नज़रिए से अगर आप देखें, स्ट्रैटेजिकली वेरी इम्पोर्टेंट बॉर्डर एरिया का राज्य है, तो स्ट्रैटेजिकली ज़रा इम्पोर्टेंट राज्य है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जाना ही पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने भी पड़ेंगे, चाहे वो रोड हो, हम डबल लेन करें, जो भी हम सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे आपने चार धाम में देखा या आपका ऑल वेदर रोड को देखा, तो ये इसको तो डेवलप करना ही पड़ेगा, सुविधाएं भी उससे हुई हैं। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान नहीं कि कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसे बड़ी चीज़ें आई हों जिसका बहुत इम्पैक्ट अभी हमें नज़र आ रहा हो। तो क्योंकि जो पहले बड़े प्रोजेक्ट भी थे वो एक प्रकार से रुक ही गए थे, तो ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट अभी तक ऐसे नहीं हैं, परंतु पर कोशिश। जो चाहे वो रोड मेकिंग हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे काम हो, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए या अ, विकास पर्यावरण की कीमत पर ना हो? हाँ, जैसा उसमें मैंने क्या? पहले ही जी, आपसे कहा था कि क्लाइमेट रेजिलियंस प्लानिंग की जो जी। हम बात कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से हम लोग वही ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन मेथड्स जो होती हैं, ग्रीन, जिसमें हम ज़्यादातर जैसे ग्रीन जी, बिल्डिंग्स की आजकल हम लोग जी। बात कर रहे हैं, तो ग्रीन बिल्डिंग्स होनी चाहिए हम अगर बना रहे हैं तो, और या इको सेंसिटिव आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए जो जिनको हम उस तरीके से बना सकें। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो निश्चित रूप से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। या रोपवेज़ हो गए हमारे, अब हम कनेक्टिविटी के लिए रोपवेज़ पे बात कर रहे हैं, तो रोपवे जब बनेंगे तो आपकी समझिए कि अब पहाड़ कटने की तो संभावना ही नहीं है। 2 या 3 जगह पे आपको अब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसे हम ग्रीन इनिशिएटिव कहेंगे। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जो है ये पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उनसे इसको टैकल किया जा सकता है। जब टूरिज्म बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो ज़ाहिर है आमदनी होती है, रेवेन्यू आता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इसका लाभ जो है वो शहरी इलाकों में या बसे हुए इलाकों में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन पहाड़ी इलाके कहीं छूट जाते हैं। तो इसके लिए क्या विशेष कोशिशें हो रही हैं कि पहाड़ी इलाकों तक जो विकास का फ्रूट है, बेनिफिट है, वो पहुँच पाए? देखिए, अगर आप पिछले 4 साल में, 5 साल में देखेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल के आई है पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेष रूप से पहाड़ में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे होम स्टेज़। तो अगर ये एक बड़ा नया इनिशिएटिव जो आज से करीब 5, 7, 8 साल पहले इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, बात नहीं होती थी। तो उत्तराखंड में ये, हिमाचल में ये ज़रूर था, लेकिन उत्तराखंड में ये अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसका लाभ शहरों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाह रहे हैं। पर्यटन को भी, इको टूरिज़्म की बात लोग करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू गो इन दी, मसूरी में भी अगर कोई है तो मसूरी शहर के से कहीं ज़्यादा वो बाहरी इलाके में रहना पसंद कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का जो टूरिज़्म है जिसमें हमने रूरल टूरिज़्म को, एडवेंचर टूरिज़्म को, इको टूरिज़्म को, होम स्टेज़ को जो बढ़ावा दिया है, वो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक है। जी। आपने रिवर्स माइग्रेशन की बात की कि का लोग अब वापस भी लौटने लगे हैं। तो जो उत्तराखंड की प्लानिंग है, क्या उसमें कुछ ऐसा है कि लोग गाँव छोड़ने की जगह गाँव लौटें वापस? किस हाँ, किस तरीके से नहीं, उन्हें क्योंकि भविष्य तो युवाओं से ही जुड़ा हुआ है और अगर युवा अपनी जड़ों को छोड़ के दूसरे राज्यों में या दूसरे इलाकों में जाएँगे, तो फिर वहाँ कौन रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा है। और देखिए, मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि हम कई क्लस्टर बेस्ड जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या हम कई तरीके की ऐसी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, जिसमें लोग अपने आप ऑटोमैटिकली, मैंने 6000 प्लस आपको एक डेटा जी। दिया था, जो लोग लौटे हैं, जो अपना-अपना कारोबार कर रहे हैं, और अच्छे खासे लोग जो वहाँ नीचे मैदानों में कहीं नौकरी करते थे, कोई इंजीनियर्स थे, कोई अच्छे-अच्छे लोग, जो किसी ने अपना बगीचा लगाया है। हमारे पास जो 30 प्लस पॉलिसीज़ हैं, विशेष रूप से प्राइमरी सेक्टर की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो हमारा हाई डेंसिटी एप्पल का हो, कीवी की मिशन हमारा है, ड्रैगन फ्रूट मिशन हमारा है, आपका बी कीपिंग मिशन हम लोग लेकर के आए हैं, एरोमा एरोमा का जी, जो है, जो एरोमेटिक प्लांट होते हैं उनको लेकर के हम लोग बात जी। कर रहे हैं। तो इससे जो है वो युवा जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे रिवर्स माइग्रेशन में।
और ये स्पेशली और वो भी क्लस्टर बेस्ड कर रहे हैं, जिससे कि एक वॉल्यूम एक ही जगह पर मिले तो मार्केटिंग की भी दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लाभ देने वाला है हमारे युवाओं को, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपका माइग्रेशन को कम करने पे। और जो लोग बाहर हैं वो इन पॉलिसीज़ के माध्यम से, क्योंकि इन पॉलिसीज़ में इंसेंटिव बहुत अच्छे हैं, तो जी इंसेंटिव होंगे तो स्वाभाविक रूप से कम कैपिटल में आदमी उसको बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। जी। अ, उत्तराखंड में अगर हम पहाड़ों पे ही थोड़ा बातचीत को जारी रखें, तो आने वाले समय में या अब से करीब 15 साल बाद 2040 में एक आदर्श गांव कैसा, आदर्श पहाड़ कैसा होना चाहिए? हाँ, देखिए आदर्श पहाड़ तो अगर आप कहेंगे तो वहाँ का जो मेन पोटेंशियल है या जो मेन ग्रोथ ड्राइवर है वो है जी हॉर्टिकल्चर एंड जी टूरिज्म। जी। तो उस पहाड़ में या उस आदर्श गाँव में 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए गाँव की ब्यूटी अपने आप में है, और फिर पर्वतीय गाँव, अगर वो पहाड़ी क्षेत्र का गाँव है तो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, जंगल के आस-पास वो गाँव जी है। तो एक तो टूरिज़्म एक्टिविटी से वहाँ की जो है लाइवलीहुड बढ़ेगी, वहाँ का वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नॉट ओनली रोड्स, इवन द आईटी कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये क्योंकि आजकल बिना इसके तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के आप बढ़ नहीं पाएँगे। तो ये कनेक्टिविटी अगर हमारी हो जाती है, जो अगले 40 साल में 101% ज़्यादा ही हो जाए, बल्कि मैं जी समझता हूँ कि सभी गाँव में इस तरीके की पूरी अच्छी कनेक्टिविटी हम लोगों को मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी आप जान ही रही हैं बहुत जल्दी जी बढ़ रही है, तो बहुत इस तरीके के टूल्स हमें हमें मिलेंगे। तो एक आदर्श गाँव जो होगा उसमें एक वेल कनेक्टिविटी, रोड एज़ वेल एज़ द आईटी कनेक्टिविटी, और वहाँ का जो 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक बड़ा बेहतरीन हो, पानी, पोर्टेबल वाटर हर जगह अवेलेबल होगा, जो जैसा अभी जी स्कीम्स चल रही हैं उसको अगर ध्यान में रखेंगे, तो उसके बेसिस पे हर घर नल वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये हर गाँव में इस तरीके की व्यवस्था मिलेंगी। बिजली लगभग सभी घरों में अभी तक पहुँच गई है, नल भी हर घर में पहुँच ही गया है। तो एक 40 साल में तो आप बिल्कुल डिफरेंट उत्तराखंड को देखेंगे। उस गाँव का मैं टूरिज़्म एक्टिविटी विशेष रूप से विलेज टूरिज़्म जिसे कहेंगे, जी और अगर वो एडवेंचर इलाके में वो गाँव है तो वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म को आपको बढ़ावा दिखाई देगा। जंगल के किनारे अगर वो गाँव है तो वहाँ पे इको टूरिज़्म आपको दिखाई देगा। जी अगर वो शांतिपूर्ण जगह पे है, कहीं पे स्पिरिचुअल एरिया में है, तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म आपको दिखाई देगा। तो ये 40 साल में, क्या अगले 10 साल 20 साल में ही आपको नज़र आएगा। जैसे अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए, फ्यूल बचाइए, तो क्या वर्क फ्रॉम माउंटेन्स ऐसी कोई अवधारणा पर आप हाँ, काम कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब हम विज़न 2047 बनाया है हमने, तो मैं सबको बताना भी चाहूँगा, दर्शकों को भी हमारे, कि 2047 जो विज़न बनाया है उसमें ये अवधारणा को हम लेकर के आए हैं। तो उसमें विशेष रूप से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने देखा था कोविड पीरियड में। जी कोविड पीरियड में कई लोग जो हैं वो गाँव में आकर के, ऐसे इलाकों में आकर के लोगों ने शुरू कर दिया था, किराए पे लोग रह रहे थे। तो ये हमने विज़न 2047 के अंदर इस अवधारणा को हम लेकर के आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम हिल, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम माउंटेन, इस जी तरीके की बात हम लेके आ रहे हैं। अ, जो मौजूदा ग्रोथ मॉडल्स हैं वो कितने टिकाऊ आपको लगते हैं? आपको लगता है कि इनमें हमें बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे शहर सैचुरेट हो रहे हैं। अगर हम देहरादून की बात करें तो एक सैचुरेशन लेवल आ गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें भी। हमें कुछ तो हमें पता है कि ये शहर हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, फ़ेमस हैं, जी लेकिन उसके जो नियर बाई के एरियाज़ हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट टाउन भी कहते हैं। तो जैसे देहरादून को लें तो विकास नगर इज़ ए सैटेलाइट, तो उसके आगे के एरिया को हम ले सकते हैं। तो उसके आस-पास के इलाकों को, तो जिसे हम लोग ग्रीनफ़ील्ड सिटी भी टाउनशिप भी की भी बात अब शुरू कर रहे हैं, कि हम एक नए शहर इस तरीके के बसाएँ जो उस जहाँ पे पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड हो, जो नया ही शहर हो। तो वो पेरिफेरी में जो आसपास के इलाके हैं, उन इलाकों को आइडेंटिफ़ाई करके हमें इस तरीके की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि हमें शुरुआती तौर से ही, स्कूलिंग से ही हमें अर्बन प्लानिंग को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। इस पे बात भी हुई है। अर्बन प्लानिंग जैसे हो रही है, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर अर्बन प्लानिंग लोग पढ़ते हैं। जी लेकिन अगर हम शुरू से ही अर्बन प्लानिंग की बात करें तो एक शुरू से ही एक माइंडसेट हमारा होने लगेगा। तो दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अर्बन प्लानिंग का एक जो है वो टारगेट हमें लेकर के चलना पड़ेगा, जिससे कि हम छोटी क्लास से ही अर्बन प्लानिंग को समझाने लगें। जी, और क्योंकि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है शहरों में तो जगह बची नहीं है, तो शहरों का भविष्य क्या होने वाला है? प्लानिंग के नज़रिए से आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमें एक तो सैटेलाइट टाउन्स, जी हम शहर में, एक पूरे शहर में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, उसकी पेरीफेरी में हमें जाना पड़ेगा। कुछ नए टाउन विकसित करने की बात करनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नए टाउन की बात कही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी नए टाउनशिप की बात कही है।
अब हमारे पास तो, क्योंकि आप देख रही हैं, अगर इधर गढ़वाल साइड में हम देखें, कर्णप्रयाग टू ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है, तो उस रेलवे लाइन के आसपास जहाँ पे स्टेशन बनेंगे, एक नया इमर्जिंग एरिया, तो एक नया टाउनशिप वहाँ पे डेवलप होगी, उस इलाके की टाउनशिप डेवलप होगी। तो हमें इन वर्तमान के जो शहर हैं, इनमें प्रेशर करने के लिए इन नए टाउनशिप पे हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं टूरिज्म पर भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि टूरिज्म एक तरह से ब्रेड एंड बटर है राज्य की इकोनॉमी के लिए, लेकिन पर्यटन पर, टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करना कि एक तरह का जोखिम नहीं पैदा करता, क्योंकि जो संख्या बढ़ रही है लाखों करोड़ों पर्यटकों की, उससे पैसा तो आता है लेकिन संसाधन नहीं बढ़ते, संसाधन सीमित ही रहते हैं। हाँ, मतलब टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी जिसकी आप बात करें, कैरिंग कैपेसिटी अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग आएंगे तो दिक्कत तो उसमें होगी ही, स्वाभाविक रूप से होगी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, जो मैं 30+ पॉलिसीज़ जो मैं बता रहा हूँ सरकार लाई है, तो टूरिज़्म उनमें से एक पॉलिसी है। तो टूरिज़्म एक मेजर सेक्टर है, तो उस 30+ पॉलिसी में आपको लोकल लेवल पर, जैसे मैंने बताया आपको, कीवी कोई पैदा कर रहा है, लोकल लेवल का प्रोडक्शन, अगर टूरिज़्म किसी वजह से, जैसे कोविड पीरियड में टूरिज़्म खत्म हो गया, नहीं टूरिस्ट आ पाए क्योंकि सब बंद था, इस तरीके की कभी कोई घटना होती है तो स्वाभाविक है कि आजीविका पर उसका असर पड़ेगा। परंतु अगर लोकल लेवल पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम मिलेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम कीवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे हम एप्पल का कर रहे हो, चाहे हम फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अगर होता है उसको आप, क्योंकि ये मैंने बताया कि आपको कई पॉलिसीज ऐसी आई हैं जिसका इम्पैक्ट जो है, जब टूरिस्ट आएगा तब भी उसका पड़ेगा, क्योंकि वो सारी की सारी खपत यहीं लोकल लेवल पर हो जाएगी। टूरिस्ट नहीं भी आएगा तब भी उसकी खपत बाहर हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक रहेंगी, पहाड़ के बने हुए सामान होंगे, आई मीन प्रोडक्ट होंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें उस पर भी हम जिस हिसाब से जो पॉलिसीज़ आई हैं, वो एक 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उसको बनाया है, कि जिससे कि हर तरीके का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल तीनों को तो हम देखें ही देखें, साथ ही साथ जैसी घटना आपने बताई, या टूरिज्म ही पे अगर हम डिपेंडेंसी रहेगी, तो उससे इतर हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे भी जो है गौर करें। अपने अलग अलग चीज़ों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पास 29 जीआई टैग है, तो 29 जीआई टैग कोई छोटा मोटा नहीं है छोटे से स्टेट के अंदर। तो 29 जीआई टैग में से 12 या 13 तो केवल हमारे 15 शायद हमारे केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड के हैं। तो अगर हम उन जीआई टैग की को ही में प्रोडक्शन करने लग जाए तो उसकी उसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है। टूरिज्म के अलावा कौन सा ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी राज्य में बना सकता है? हॉर्टिकल्चर नंबर 1, जिस पे हम लोग 4-5 पॉलिसीज भी लेकर के, जैसा मैंने बताया, नंबर 1 तो वो है। नंबर 2 सोलर, अगर आप देखेंगे सोलर एक्टिविटीज़, और नंबर 3 है आपका जिसको हम मिस कर रहे हैं, वेलनेस, आयुष जिसे कहते हैं, वेलनेस। तो वेलनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टूरिज्म से भी इसको अगर हम जोड़ेंगे, क्यों आपको ध्यान होगा, हम लोग कभी बाहर जाते हैं, केरला में अगर आप जब जाते हो तो बड़ा मन करता है वहाँ पे कि वो वेलनेस को भी एंजॉय किया जाए, पंचकर्मा करा जाए, कुछ और चीज़ें करी जाए, छोटी सी मसाज ले ली जाए, तो इस तरीके की एक्टिविटी होती है। तो ये एक वेलनेस जो है वो एक बड़ा प्राइम फोकस्ड एरिया हमारा है, और ये एक पोटेंशियल एरिया है जिस पे हम बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। क्योंकि आप प्लानिंग से जुड़े हुए हैं, तो प्लान करना, एक अच्छा प्लान बनाना या फिर उसे एग्जीक्यूट करना, मुश्किल क्या है? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें मुश्किल हैं। अगर देखें, प्लान बनाना भी, देखिए प्लान बनाना 2 तरीके से होता है। एक तो डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कहते हैं। एविडेंस के साथ एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें होती हैं। तो प्लान पहले, सबसे पहले तो प्लान फॉर्मुलेट इज़ वेरी चैलेंजिंग। अच्छा प्लान अगर आपको बनाना है तो यू हैव ए सफिशिएंट डेटा, आपके पास होना है अज़ीज़, हमारी स्थिति क्या है, प्रेज़ेंट में हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, वेयर वी वांट टू गो, कहाँ जाना चाहते हैं, और उसके लिए फिर स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या होंगी। तो ये है पहले तो प्लान। तो प्लान आपका पहले परफेक्ट इस तरीके से बनना बहुत ज़रूरी होता है। प्लान जब बन गया, देन एग्जीक्यूशन, स्वाभाविक है एग्जीक्यूशन ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा आपने पहले भी बताया कि पर्वतीय क्षेत्र है, टोपोलॉजी है, कई दिक्कतें हैं, तो क्रियान्वयन करना वो थोड़ा मुश्किल काम जरूर होता है। लेकिन अगर हम उसके टाइमलाइंस और पूरे के पूरे पर्ट और सीपीएम वगैरह अगर हमारे बने हैं, तो फिर एग्जीक्यूशन भी उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन नो डाउट दोनों पे हमें बराबर का ध्यान देना पड़ेगा। जी, आखिर में क्या उत्तराखंड आने वाले वक्त में दुनिया को ग्रोथ का सस्टेनेबल मॉडल दे सकता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दे सकता है। वो इसलिए दे सकता है क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, और जैसा मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने पूरे कंट्री में जिसमें सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल तीनों इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं। पूरे कंट्रीज़ में अगर हम उसमें नंबर 1 आ सकते हैं, रैंकिंग हमारी नंबर 1 आ सकती है, इसका मतलब हम सारे इंडिकेटर्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो अगर हम उन इंडिकेटर्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे कुछ ऐसे मॉडल चल रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो रेप्लिकेट की जा सकती है। और यहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट एक बड़ा इशू है और भविष्य में एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को लेकर के बहुत ज़्यादा काम की आवश्यकता है। तो उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो इस चीज़ को दिखा सकता है, क्योंकि कई चीज़ें मैंने बताया कि हो भी रही हैं। तो वो डेफिनेटली एक अन्य राज्यों को भी ये बता सकता है कि साहब इस मॉडल पे अगर हम लोग काम करें, जिससे कि तीनों बैलेंसिंग और इकोनॉमी एंड इकोलॉजी की बैलेंसिंग, हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को अक्सर कहा करते हैं कि बैलेंसिंग ऑन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, तो उसकी बैलेंसिंग को लेकर के इस पे हम लोगों ने एक पूरा फ्रेमवर्क भी डेवलप किया है। उसको किस तरीके से करना है, उसका एक हम इंडेक्स भी डेवलप कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी आपकी इस रफ्तार से बढ़ रही है तो इकोलॉजी का रफ्तार क्या है, डिसबैलेंसिंग तो नहीं हो रही है, तो दोनों को किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो ये सारे एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं समझता हूँ कि वो एक रोल मॉडल बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और उत्तराखंड के विकास और प्लानिंग पर खास तौर पर ये बातचीत करने के लिए। जैसा आपने बताया कि एसडीजीज के मामले में उत्तराखंड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन और बेहतर होगा और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए विकास यात्रा राज्य में आगे बढ़ेगी। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।